संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माय प्लान ऑफ कैंपेन भारत में दिए हुए भाषणों में से एक। इस भाषण में स्वामी जी भारत में किस तरह का कार्य करना चाहते हैं, श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक साधना और सिद्धि को भित्ति बना करके, फाउंडेशन बना करके भारत का नवनिर्माण किस तरह से करना चाहते हैं, उसका एक आउटलाइन हमको इस प्रवचन में मिलता है। और इस प्रवचन का जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीक में, इस पॉइंट का टाइटल है हाउ टू बेटर इंडिया एजुकेट पीपल। ये टाइटल मैंने दिया है, स्वामी जी का नहीं है। मैंने इस टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया है पॉइंट्स में, जिसकी वजह से हमको इसको स्टडी करने में सुविधा हो, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस कर सके। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करना कल शुरू किए थे। मैंने ऑलरेडी एक आउटलाइन दिया कि स्वामी जी चाहते हैं कि भारत में यूनिटी हो और भारत में कॉन्सेंसस बने, क्योंकि यदि लोकतंत्र यहाँ पे लागू करना है, यदि डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना है भारत में, तो अभी देखिए कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है। यदि डेमोक्रेसी फेल क्यों होती है, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी फेल होती है, लोकतंत्र फेल होता है जबकि जनता में डिवीजन होता है। सिटीजन्स विभिन्न मुद्दों पे एक दूसरे के साथ में जब वाद विवाद करते हैं, तब वहाँ पे किसी भी तरह की एक मतता या तो फिर कॉन्सेंसस नहीं क्रिएट होता, और जब कॉन्सेंसस क्रिएट नहीं होता तब वहाँ का पॉलिटिक्स या तो फिर वहाँ के राजनेता या तो फिर वहाँ का गवर्निंग क्लास विभिन्न पार्टियों में बंट जाता है। और ये जो डिवीज़न होता है नागरिकों के भीतर में, सिटीजन्स के भीतर में, वो डिवीज़न आखिर में उस देश के जो गवर्निंग क्लास है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और ये गवर्निंग क्लास है, यदि ये प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये भारत की बात हुई। अमेरिका में जैसे कि सेनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, या तो फिर प्रेसिडेंट है। जब नागरिक आपस में बटे हुए होते हैं तो वहाँ पे इतना पोलराइजेशन होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती। आज हम सभी जगह पे इस तरह का पोलराइजेशन देखते हैं कि इतने शार्प मत होते हैं नागरिकों के भीतर में, इतना स्ट्रॉन्ग डिवीजन होता है कि वे लोग आंखों में आंख डाल करके देख नहीं सकते, आपस में सहृदयता पूर्वक वार्तालाप नहीं कर सकते। फिर इस तरह के पोलराइजेशन में धीरे धीरे करके नागरिकों के भीतर में, सिटीजन्स के भीतर में कलह का जहर बढ़ता ही जाता है, डिसकंटेंट है, या तो फिर ये धीरे धीरे करके ये क्या कहेंगे, रेबेलियन, यह सब बढ़ता जाता है। हमने भारत में खुद देखा था कि पिछले एक समय एक ऐसा आया था जबकि कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, में छोटे छोटे इतने सारे पार्टनर होते हैं और सभी पार्टनर अपनी अपनी दिशा में गवर्नमेंट को ले जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली यह परिणाम आया कि भारत ने 20-30 साल गंवा दिए। 1980 की बात है, जबकि भारत और चाइना दोनों का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल था। और अभी आज देखिए 1980 से लेकर के ये 2025, ये कितने साल हुए हैं, 25 यहाँ 20 वहाँ, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स, ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हुए हैं। इस 45 ईयर्स में आप देखिए कि चाइना का जीडीपी हमसे 5 गुना बढ़ गया है, और हमारा जीडीपी उनसे 1/5 ऑफ चाइना है। तो ये जो चाइना ने एक तरह से कहे कि इतना लॉन्ग उन्होंने जंप लगाया अपने देश की तरक्की में, अपने देश की उन्नति में। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, वो मैन्युफैक्चरिंग हो या तो फिर इनोवेशन हो या तो फिर ये कटिंग एज ये इनोवेशन डिस्कवरीज हो, टेक्नोलॉजी हो,
सभी चीज़ों में चाइना आज अमेरिका के साथ में मुकाबला कर रहा है। अमेरिका का खुद का हाल देखिए आजकल। एक समय था कि अमेरिका को अनडिस्प्यूटेड महासत्ता सुपर पावर माना जाता था, और बात सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है, न कि स्टिल्थ फाइटर जेट्स है, न कि फिर ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बात है कि अमेरिका का एक मोरल अथॉरिटी था, एक सॉफ्ट पावर था कि हाँ चलो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ की कोर्ट यदि पॉलिटिशियन गलत करे तो वहाँ पे कोर्ट में आप अपील कीजिए तो कोर्ट प्रेसिडेंट का कान पकड़ करके उसको ठिकाने लगा सकती है। यह सब लोगों को भरोसा था। आज देखिए कि अमेरिका की खुद की हालत क्या है। इतना शार्प पोलराइजेशन हो गया है, इतना शार्प डिवीजन हो गया है। एक पार्टी का यदि आप मेंबर है तो दूसरी पार्टी के मेंबर के सामने आप बात तक नहीं करना चाहते हैं। इस हद तक उन लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है। भारत में ठाकुर की कृपा से पिछले कुछ सालों से चलो कि हम लोग एक कॉन्सेंसस तो बना पाए हैं। अभी ये कॉन्सेंसस सही हो कि गलत हो वो हमारी डिबेट का कोई इश्यू नहीं है। बात यह है कि कॉन्सेंसस होना चाहिए, एक मतता होनी चाहिए। यदि प्रजा में एक मतता है तो वहाँ का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली कार्य कर पाएगा। किंतु प्रजा में ही डिवीजन है तो फिर वोट लेने का क्या माध्यम है? इस डिवीजन को एक्सप्लॉइट करो और उनको झूठ मूठ के वादे दे करके सत्ता हथिया लो। सत्ता आने के बाद में किसी भी प्रॉमिस को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। देखिए कि हमारे एक और चाइना है, दूसरी ओर है पाकिस्तान। अभी एक समय था कि पाकिस्तान का पर एनम पर कैपिटा जीडीपी चाइना और इंडिया से ज़्यादा था। यह वही 1980 के दशक की बात है। आज हम सुनेंगे तो हमको हंसी आएगी कि चाइना का पर कैपिटा जीडीपी चाइना से, पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी क्या चाइना से ज़्यादा हो सकता था? तो था, भारत से भी ज़्यादा था, चाइना से भी ज़्यादा था। वही देश की आज हालत देखिए कि इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिसकंटेंट इतना शार्प है कि पिछले 45 साल में उनका धीरे धीरे करके जो डिटीरियोरेशन हुआ है, अभी लगता नहीं है कि हमारे रहते रहते विद इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स वे लोग हमारे साथ में चाइना के या भारत के साथ में कंपटीशन में आ पाए। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, किंतु एटलीस्ट आवर लाइफ टाइम हमको नहीं लगता है। मुझे ये तक नहीं लगता कि हमारे लाइफ टाइम में हम चाइना तक, इंडिया चाइना तक पहुंच पाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स इंक्रीज इन जीडीपी यह कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ये प्रोजेक्शन है, ये आईएमएफ बोलो न कि ये वर्ल्ड बैंक बोलो, 2070 तक चाइना से हम सेकंड नंबर पे होंगे। अमेरिका से हम शायद आगे बढ़ जाएंगे, किंतु चाइना नंबर 1 पे होगा जहां तक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रश्न है, और इंडिया नंबर 2 पे होगा। यहाँ अभी दूसरा एक फैक्टर है वैसे कि चाइना का डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, किंतु वो डेमोग्राफिक डिक्लाइन तो भारत में भी होगा इवेंचुअली। दूसरा कि हम जो डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट पे है उसका बेनिफिट लेना, वो कोई मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली होने वाला है। ये अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड काम करेगा कि नहीं, वो एक डाउटफुल प्रश्न, एक डाउटफुल बात है। तो जो भी है यहाँ पे, किंतु जो स्वामी जी का जो विजन था, देखिए स्वामी जी कितना आगे देखते थे। यदि राजाशाही होता है या तो फिर यदि डिक्टेटरशिप होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्टेटरशिप को छोड़ देते हैं, क्योंकि डिक्टेटर खुद, खास करके मॉडर्न डिक्टेटर जो होते हैं, वो अपना कॉन्सेंसस, अपना पावर लोगों से ही डिराइव करते हैं। यदि जैसे चाइना में देखिए, चाइना में एक समय था कि एम्पेरर हुआ करते थे, वो डिवाइन राइट से राज्य चलाते थे। अभी यानी कि एम्पेरर कितना ही बुरा हो, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। किंतु चाइना में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट लोगों से अपना पावर डिराइव करती है। यदि लोगों में डिसकंटेंट, चाइना के नागरिकों में डिसकंटेंट बढ़ जाएगा, असंतुष्टता बढ़ जाएगी, तो चाइनीज जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका पावर धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि ये राजाशाही जो थी, एक समय डिवाइन पावर से वे लोग रूल करते थे। उस समय यदि राजा अकेला पढ़ा लिखा होता तो चल जाता,
अभी जब स्वामी जी ये सब चिंतन कर रहे थे उस समय भारत की हालत ऐसी थी कि कहाँ वो एक तरह के अंधेरे गड्ढे में पड़ा था और कहाँ ये यूरोपियन पावर सर्वोच्च शिखर पे खड़ा था। अभी इस भारत यूरोपियन पावर को चैलेंज करके अपना खुद का इंडिपेंडेंस हासिल कर पाए, उस समय कोई सपने में भी नहीं सोचता था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना उस समय जो हुई थी वही उसी टाइम हो रही थी, 1880 न कि 1890s के दौरान ही हुई थी। उस समय उनका था कि ब्रिटेन को रिक्वेस्ट करके भारत को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया जाए लोकल लेवल पे, जिससे कि क्या हो कि ओवरऑल राज्य तो ब्रिटेन का ही रहेगा, किंतु ये पंचायत है या म्यूनिसिपालिटी है वगैरह पे ये हम लोगों का, लोकल लोगों का थोड़ा बहुत अथॉरिटी बढ़े, जिससे कि गवर्नमेंट सुचारू रूप से चले, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ तक ही इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वहाँ तक ही सोचता था। तो उस समय किंतु स्वामी जी ने भारत के इंडिपेंडेंस की कल्पना की थी और उन्होंने सोचा था कि यदि लोकतंत्र भारत में लाना है तो भारत के नागरिकों को इस तरह से शिक्षित करना होगा कि जिसकी वजह से वो एक कॉन्सेंसस फॉर्म कर पाए। देश के सामने महत्व इम्पोर्टेंट चैलेंजेस क्या है, इम्पोर्टेंट चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, इस सब के बारे में एक मतता बने, हमारे भीतर में यूनिटी आए। ये जो भारत का जो सूत्र है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभी विदेशों के सामने खड़े होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े होने की बात तो, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने की बात छोड़ ही दीजिए। भारत में ही देखिए कि कितना वैविध्य है, कितना डाइवर्सिटी है। हिंदुइज्म के भीतर में ही इतने सारे सेक्ट है, इतने सारे पंथ है, कोई वैष्णव, कोई शाक्त, कोई वेदांती, कोई माने अभी इतने सारे माने हजारों माने विधिन वेदांत, विधिन वैष्णविज्म, विधिन शक्ति साधना, हजारों आपको ये स्कूल्स या तो ब्रांचेस मिल जाएगी। भाषा का वैविध्य देखिए, कहाँ बंगाली, कहाँ पंजाबी, कहाँ मराठी, कहाँ ये तेलुगु, कहाँ उर्दू, कहाँ ये मलयालम, ये भाषा का वैविध्य। फिर खाने पीने का वैविध्य, बंगाल में मछली खाना आम बात है, बंगाल में नॉनवेज खाना वो एक जनरली एक्सेप्टेड है, जबकि यह आप वेस्ट इंडिया में जाएंगे, गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पे यदि नॉनवेज खाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि यह आदमी क्या कर रहा है। यानी कि यदि आपको आध्यात्मिकता के रास्ते पे जाना है तो आपको नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ये खाने पीने का वैविध्य, लैंग्वेजेस, माने सब तरह से इंडिया है जैसे कि एक यूरोप में आज इतना वैविध्य है, उससे ज़्यादा वैविध्य भारत में है। मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, इस तरह का ये अपना भारत है। इंटरेस्टिंगली एक बार मैं जब रांची में था उस समय, तो एक सेमिनार में मैं आईआईटी दिल्ली में गया था। तो अभी दिल्ली में तो क्या है, आईआईटी में ऑल 1000 सेमिनार होते रहते हैं, तो उसमें कुछ यूरोपियन लोग आए थे। अभी सेमिनार हमारा हो गया था समाप्त, हमको एक होटल में रखा गया था। ये होटल नहीं यानी एक गेस्ट हाउस था आईआईटी के कैंपस के अंदर में ही। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, वो सामने ये सब यूरोपियन बैठे थे। तो मैं साधु के कपड़ों में था, तो मुझे देख करके उनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि ये सब ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे साथ में बात करना शुरू किया। उसमें से एक यूरोपियन ऐसा दावा करता है कि देखिए हमने ये यूरोपियन यूनियन बनाया, हिस्ट्री मतलब वो लोग भी, उनको भी थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मुझे भी था, तो हिस्टोरिकल डिस्कशन हो रहा था। तो वो मुझे बता रहा था कि देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोगों ने किस तरह से यूनिटी बनाया। आप भारत के जो दुश्मन है उनके साथ में आप किसी भी तरह का, भारत में इतना डिवीजन है आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। हमको देखिए कि फ्रांस और जर्मनी एक पक्के दुश्मन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, किंतु अभी देखिए यूरोपियन यूनियन में कितना यूनिटी है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैंने कहा कि देखिए कि आपके यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है
उससे 10 गुना डाइवर्सिटी भारत में है। आप मुझे बताइए कि यूरोप की टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती है। यूरोप का एथनिक कंपोजिशन क्या है, उससे ज़्यादा डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन भारत का है। और आपने यूरोपियन यूनियन जो बनाया है उसमें आप फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी है। यूरोप का जो बेसिक रिलीजन है ज़्यादा से ज़्यादा तो यही कहेंगे ना कि ये कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, कैल्विनिज्म है वगैरह वगैरह। क्रिश्चियनिटी तो मेजर रिलीजन है, इस्लाम या तो हिंदुइज्म या तो सिखिज्म वगैरह, वो तो चंद कुछ गिने चुने लोग हैं आपके वहाँ पे। जब और फिर आपका एथनिक कंपोजिशन देखिए, ज़्यादातर तो वाइट लोग हैं, ये एशियन या तो अफ्रीकन, उनका परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं होगा। जबकि भारत में देखिए अपना एथनिक कंपोजिशन, हमारा स्किन कलर का डाइवर्सिटी देखिए, फेयर से डार्क, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है स्किन कलर का, आपको भारत में एम्पल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी आपको यूरोप से 10 गुना ज़्यादा होगा। रिलीजन का डाइवर्सिटी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म के अलावा दूसरे रिलीजन का एम्पल रिप्रेजेंटेशन है। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद हम लोग एक सिंगल नेशन है, जबकि आप लोगों का तो एक यूनियन ही तो बना है। वो यूनियन कभी भी टूट जाएगा। यदि जर्मनी और फ्रांस कल जाकर के बोल देंगे कि हमको एक दूसरे के साथ में नहीं रहना, तो क्या? अभी देखिए ब्रिटेन ऑलरेडी निकल गया। इंटरेस्टिंगली मैं जिसके साथ में बात कर रहा था वो ब्रिटिश था। अभी वो आज मिल जाए तो मैं उसको बताऊंगा कि भैया क्या हुआ तुम्हारा यूरोपियन यूनिटी का। देखिए ब्रिटेन ऑलरेडी ये ब्रेक्सिट में ये यूरोपियन यूनियन छोड़ करके निकल गया है। तो भारत में यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा डाइवर्सिटी सभी क्षेत्र में है। एथनिकल, रिलीजियस, रेशियल, लिंग्विस्टिक, ये सभी डाइवर्सिटी उनसे ज़्यादा है। फिर भी एज ए सिंगल नेशन हम लोग टिके हुए हैं। वाई? बिकॉज कि वी हैव यूनिटी विद इन दिस डाइवर्सिटी। जो कॉमन आइडियाज है भारत में कि भारत का फाउंडेशन है रिलीजियन, धर्म ही, ईश्वर दर्शन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस बात को आप कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ पे गुजरात से असम, किसी भी कोने में जाइए, कोई भी जो अपना इंडियन है इस बात को मना नहीं करेगा। वो चाहे फिर क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, न कि चाहे वो हिंदू हो, हम सब लोग ये सब मामले में एक मत है। बस भले वही चाहे कि फिर डे टू डे एक्टिविटी किस तरह से करना है, वो वाटर डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है, वो छोटा मोटा चलता रहता है। इंडियन यूनियन का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो हाउ वाज दिस ब्रॉट अबाउट? ये था स्वामी जी का ग्रैंड विजन। आज हम लोग कांग्रेस है या तो सरदार पटेल को ये श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद में ये जितने भी ये 100 राजा थे, 100 यहाँ पे राज्य थे, उन सबको इतने सारी डाइवर्सिटी वैरायटी थी। ब्रिटिश लोगों का था कि भारत को तोड़ के जाना है, वो तोड़ने में सक्षम हुए भी, किंतु इस हद तक नहीं हुए कि भारत के 1000 टुकड़े हो जाए। ये जो उनका प्लान था कि जितने भी हम लोग ब्रिटिश लोगों को ना बहुत अपने सर पे चढ़ा के बैठे हैं, उस समय अपना ये पॉलिटिकल स्लेवरी था, अभी आजकल कल्चरल इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है। हम लोगों को पता नहीं है कि भारत को डिवाइड करके तोड़ने का कितना बड़ा कार्य उन लोगों ने किया है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रजा में, प्रत्येक राज्य में जा जा करके उन्होंने जहर डाला है कि कभी भी इंडियन यूनियन में आपको शामिल नहीं होना है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है उससे आपको दूर रहना है। कितने राजाओं को उन्होंने भड़काया है। इसके बावजूद हमारा खास करके अपने सरदार पटेल, उन्होंने सभी राजाओं को एक लाइन में ला करके उनको इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने को उन्होंने मजबूर किया, फोर्स किया। अभी ये क्रेडिट देखिए कि सरदार पटेल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु थोड़ा सा पीछे में जाइए, थोड़ा सा डीपर देखिए। दिस वाज स्वामी विवेकानंदास ग्रैंड प्लान। स्वामी विवेकानंद का एक भव्य विजन था कि भविष्य का भारत, ये जिस तरह से भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण तक यात्रा की, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, भारत को कल्चरली, रिलीजियसली उन्होंने यूनाइट किया, इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का परिभ्रमण करके भारत को एक साथ में एक कल्चर में यूनाइट किया है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू कल्चर है या नॉन हिंदू कल्चर है। लेट अस डू अवे विद द टाइटल्स एंड लेबल्स। यह जो अपना सनातन धर्म है, भारतीय सनातन धर्म,
इस भारतीय सनातन धर्म के ध्वज के नीचे स्वामी विवेकानंद ने भारत को यूनाइट किया है। और इसी यूनिटी की वजह से आज देखिए कि भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन, ये चाइना मतलब मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड आज भारत है। अनफॉर्चुनेटली जो परिस्थिति है कि स्वामी जी ने हमको सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको एजुकेट होना है, साथ में ये भी कहा कि हम में आत्मश्रद्धा होनी चाहिए। यह आत्मश्रद्धा जो कि नचिकेता में थी, वो आत्मश्रद्धा शायद हम भारतीय अपने में कल्टीवेट नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये पाकिस्तान में जाएंगे ना, वे लोग भारत के बारे में क्या कहते हैं पता है, शरीर है हाथी का किंतु दिमाग है चूहे का। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग बात सही कर रहे हैं। इतने हम सहमे सहमे डर डर करके रहते हैं, इतना बड़ा देश, इतना सारा हमारे पास में इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस है, इंटेलेक्चुअल ट्रेजर है, कल्चरल ट्रेजर है, किंतु फिर भी अपने को वर्ल्ड स्टेज पे जो प्रोजेक्ट करना है भारतीय आध्यात्मिकता से, स्वामी जी ने क्या कहा, आई डोंट जस्ट वॉन्ट फ्रीडम फॉर इंडिया, आई वॉन्ट इंडिया टू कंकर द वर्ल्ड। पूरे विश्व पे भारत राज करेगा, किंतु किस तरह से, नॉट विथ आर्मीज एंड वेपन्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बट विथ अवर स्पिरिचुअलिटी। यही योग और वेदांत भारत की सनातन धरोहर है, यही योग और वेदांत हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसी योग और वेदांत से भारत को विश्व पे जय करना है। दैट इज वॉट स्वामी विवेकानंदा's विजन वॉज। उन्होंने शुरू भी कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद में एक ऐसा मानसिक गुलामी का समय हमारे लिए प्रारंभ हुआ, हमने स्वामी विवेकानंद को भी भूल गए, ये स्वामी विवेकानंद का विजन भी हम भूल गए। बिल्कुल हाथी का शरीर किंतु चूहे का दिमाग लेकर के हम लोग सहमे सहमे होकर के रहे हैं। देखिए कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, ऑलरेडी ये एटॉमिक रिएक्टर होमी भाभा है, या तो फिर ये अपना इसरो है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब स्टार्ट हो चुका था। कहाँ मैंने जो मोस्ट एडवांस कंट्री थे विश्व के, वो लोग एटॉमिक रिएक्टर एस्टैब्लिश कर रहे थे, वे लोग स्पेस प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहे थे, उनके साथ साथ में भारत था। किंतु पता नहीं ये 1970 1980 में इस तरह का एक भयानक कैंसर हमारे भीतर में घुस गया। अभी छोड़िए इतना सब डिस्कशन, किंतु देखिए हमारा फोकस है स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद का भारत का विजन। यदि हम स्वामी विवेकानंद के विजन को आगे बढ़ाते रहे तो ये अपना यूनिटी इन डाइवर्सिटी बना रहेगा। भारत के सिटीजन है, छोटा मोटा डिस्प्यूट तो भाई भाई में भी होता है, परिवार में भी होता है, किंतु ये जो नेशनल कंसेंसस बनाना है कि सब लोग मिल करके इकट्ठा होकर के हमारे देश को भव्य विजयी बनाएंगे, देश को ग्रेट बनाएंगे, यह एक स्वामी जी का विजन। और साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम में योग और वेदांत का प्रवेश। यदि यहाँ पे जो स्वामी जी कहते हैं, तो कल जैसे प्रश्न हुआ कि अमेरिका इतना एजुकेटेड कंट्री है, फिर भी इतना शार्प पोलराइजेशन डिवीजन क्यों है? क्योंकि रीजन है, स्वामी जी यहाँ पे एजुकेशन की बात जो करते हैं, वो जो सेक्युलर का जो झूठ मुठ का एक कॉन्सेप्ट भारत में जो हमने डाल दिया, ये कैंसर कहाँ से आया? मुझे लगता है सेक्युलरिज्म का ये जो एक राक्षस प्रवेश कर गया, वहाँ से ही आया होगा। वट एवर, लेट अस नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स। किंतु देखिए कि सही एजुकेशन यदि होना है तो किंडरगार्टन से ही, बाल मंदिर से ही बच्चे को योगासन, प्राणायाम, ध्यान और वेदांत का उपदेश देना शुरू कर दो। देखो कि वो बच्चा जब ग्रेजुएट होता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एनी चैलेंज ही विल बी एबल टू फेस विथ ग्रेट करेज। आजकल का जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयबल है। ये जो गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स आता है कितने % ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, तो पता चलेगा कि इतना ज़्यादा, मैं भूल गया अभी, वो मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, तो इतने सारे ग्रेजुएट है वो कि अनएम्प्लॉयबल है। तो क्या मीनिंग है इस तरह के ग्रेजुएशन का? क्या मीनिंग है इस तरह के एजुकेशन सिस्टम का जिसमें से निकल करके आपको नौकरी तक न मिल पाए, आप अपने परिवार का भरण पोषण न कर पाए, खुद के खाने का जुगाड़ न कर पाए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ एजुकेशन? तो योग, वेदांत एंड मॉडर्न लर्निंग, यह दोनों का समन्वय हो तो मनुष्य, एक बालक, एक सक्सेसफुल एक नागरिक हो सकता है,
जो कि भारत के उत्थान में वो सहाय करेगा। सो दिस इज स्वामी विवेकानंदास विजन। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस पॉइंट में स्वामी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट इज वेयर आई डिफर एंटायरली फ्रॉम दिस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अच्छा, इससे पहले का जो बात था, इसके पहले का जो पॉइंट था कि ये जो रिफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म के बारे में क्या है, तो स्वामी जी ने ऑलरेडी कह दिया कि गुड एंड इविल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यदि एक मनुष्य जगत में से कितना ही बुराई को हटाना चाहे, बुराई जाएगी नहीं, अच्छाई बढ़ेगी नहीं। जो बुरा है, जो अच्छा है, उसका प्रोपोर्शन सिमिलर ही रहेगा। किंतु जैसे कि है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना। इस अर्थ में कि यदि मैं हाथ पे हाथ डाल के बैठा रहूंगा कि कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी ही रहने वाली है, सीधी करने से क्या लाभ है, वो बात नहीं है। अपना जो कर्म है कुत्ते की पूंछ को सीधी करने का, वो करते जाना है। करते करते हमको मुक्ति मिल जाएगी। उसकी पूंछ सीधी हो ना हो, दैट डज नॉट मैटर। तो वो एक स्पिरिचुअल पॉइंट आउट करने के लिए स्वामी जी ने इसके आगे का पॉइंट कहा था। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये रिफॉर्म सोसाइटीज है, वे लोग कहते हैं कि समाज में से इविल यानी कि ये जो अनिष्ट है उसको भगा देना है। स्वामी जी कहते हैं कि इविल है, रहेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्य करते जाइए। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि दैट इज वेयर आई डिफर एंटायरली फ्रॉम दिस रिफॉर्म मूवमेंट। फॉर 100 years they have been here. What good has been done for except creation of a most vituperative, a most condemnatory literature? मैं इस रिफॉर्म मूवमेंट से यहाँ पे ही मेरा मतभेद शुरू होता है। 100 साल से यह रिफॉर्म मूवमेंट चल रही है। क्या किया है उन्होंने? इसके अलावा कि भारत को गाली देते हुए जो उन्होंने लेटर, जो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखे हैं, किताबें लिखी है, इसके अलावा उन्होंने किया क्या है? मोस्ट विटुपरेटिव, अ मोस्ट कंडेमनेटरी लिटरेचर, सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाला, सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला लिटरेचर। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? वुड टू गॉड इट वॉज नॉट हियर। अच्छा रहता यदि ये सब लिटरेचर यहाँ पे न रहता। They have criticized, condemned, abused the Orthodox until the Orthodoxes caught their tone and paid them back in their own coin. उन्होंने ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू है, ये ऑर्थोडॉक्स नागरिक है हमारे देश के, उनको गाली देते हुए, उनकी निंदा करते हुए, मैंने उनके बारे में सब झूठ मूठ का बोलते हुए इतना सारा उन्होंने प्रवचन दिए हैं, इतना सारा लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया है कि आखिर में यही ऑर्थोडॉक्स लोगों ने उनकी गेम सीख ली है, उनकी चाल सीख ली है। और सामने में ये जितने रिफॉर्म वाले हैं, उनकी निंदा करते हुए, उनका एब्यूज करते हुए इक्वली उन्होंने लिटरेचर खड़ा करना शुरू किया है। यानी कि क्या है कि ये रिफॉर्म वाले यानी कि ये कहते हैं कि भारत में सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा विवाह करना चाहिए, ये बाल्य विवाह नहीं होना चाहिए, ये भारत के जो जात है, नात है, ये जो सब डिवीजन है वो नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, आप वो सब कीजिए, उस सब में कोई ये नहीं है। किंतु फिर उन्होंने एक्चुअली सॉल्यूशन तो देना चाहिए ना, पॉजिटिव स्टेप्स आप तो दिखाना चाहिए कि हाँ, इस तरह से नात जात का भेद है वो रुकेगा, इस तरह से आपका समाज का उत्थान होगा, इस तरह से ये जो गरीबी में इतना सारे लोग डूबे हुए हैं उनका कुछ भला होगा। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स दीजिए। वो नहीं देकर कि ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू है उनको गाली देता, ऐसा एक लिटरेचर खड़ा किया है कि आखिर में इन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने यही गेम सीख करके है, यही चाल सीख करके ये रिफॉर्म वाले जितने भी थे उनको गाली देता हुआ लिटरेचर उन्होंने स्टार्ट किया है। वो फिर स्वामी जी कहते हैं द रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ ए लिटरेचर इन एवरी वर्नाक्यूलर विच इज द शेम ऑफ द रेस, द शेम ऑफ द कंट्री। इज दिस रिफॉर्म, इज दिस लीडिंग द नेशन टू ग्लोरी, हुज फॉल्ट इज दिस? और आखिर में ऐसी परिस्थिति आई कि रिफॉर्म वाले ये ऑर्थोडॉक्स को गाली देते हैं, ऑर्थोडॉक्स वाले रिफॉर्मर्स को निंदा करते हैं, और एज ए रिजल्ट एक इस तरह का लिटरेचर खड़ा हुआ है इस देश में जो कि इट इज़ अ शेम फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। तो ये किसका गलती है? क्या ये रिफॉर्म है? ये किसकी गलती है? क्या इस तरह से भारत उत्थान होगा? इस तरह से नहीं होगा। निंदा तो कोई भी कर सकता है, किंतु आप पॉजिटिव स्टेप्स बताइए कि भारत का उत्थान कैसे हो। आगे कहते हैं स्वामी जी, देयर इज देन अनदर ग्रेट कंसिडरेशन। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हियर इन इंडिया वी हैव ऑलवेज बीन गवर्न्ड बाय किंग्स। भारत में हमेशा हम राजाओं के द्वारा
गवर्न होते आ रहे हैं, राजाओं के द्वारा शासित होते आ रहे हैं। किंग्स हैव मेड ऑल आवर लॉज, राजाओं ने ही हमारे सभी नियम कानून को बनाया है। नाउ द किंग्स आर गॉन एंड देर इज नो वन लेफ्ट टू मेक अ मूव, किंतु अभी राजा चले गए हैं और राजाओं की जगह लेने वाली एक गवर्नमेंट या तो फिर एक शासक वर्ग अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट डेयर नॉट, इट हैज टू फैशन इट्स वे अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभी देखिए कि राजा तो चले गए, वो जो परशुराम की कहानी है ना कि 21 बार न कि कितनी बार वो पृथ्वी को न क्षत्रिय कर दिया यानी कि जितने क्षत्रिय थे उन सबका वध कर दिया। और फिर बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म ने जितने क्षत्रिय थे पकड़ पकड़ करके भिक्षु बना दिए। तो इसका परिणाम यह आया कि एक ऑथोरिटी फिगर होना चाहिए, क्षत्रिय हो, राजा हो, जिसके भीतर में आत्मश्रद्धा हो, आत्मसम्मान हो, देश के प्रति एक पेट्रियोटिज्म हो, लोगों की रक्षा करने का, लोगों का भला करने का एक करुणा, एम्पैथी हो। वो पूरा क्लास तो खत्म हो गया। परिणाम ये आया कि जब विदेशी आक्रमण होना शुरू हुए, भारत की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। अभी देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है भारत का शोषण करना और ब्रिटेन में ये भारत की धन संपत्ति चुरा करके ले जाना। जो थोड़ा बहुत लिप सर्विस ये लोग पे करते थे गुड गवर्नेंस के बारे में कि हाँ भारत में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, भारत में ये जो सब अंधश्रद्धाएं हैं वो दूर करनी चाहिए, भारत में ये जो नाती जाति में जो देश बटा है उसको दूर करना चाहिए। किंतु देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पूरा, वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। यानी कि एक बार उसने गर्म दूध खाने का प्रयास किया, उसकी जीभ जल गई, उसके बाद में उसको छाछ भी यदि दी जाए तो भी उसको वो ठंडी करने का प्रयास करेगा फूंक मार मार करके। यह जो एक रिफॉर्म का प्रयास, ये रिफॉर्म का प्रयास तो नहीं किंतु ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार किया था। फिर किंतु उसके रिजल्ट में ये 1857 का जो फर्स्ट रेबेलियन हुआ भारत में, उसकी वजह से उनकी अकल ठिकाने आ गई। उनको ऐसा लगा कि देखिए भारत की जो सिस्टम है उसको वैसा ही रहने दीजिए, इसको रिफॉर्म करने का प्रयास मत कीजिए। किंतु क्योंकि भारत में ऐसा है, भारत की साइकोलॉजी उन्होंने समझ ली, यहाँ पे सब कुछ धर्म पे आधारित है। जब तक आप लोगों के धर्म को हाथ नहीं लगाते हैं तब तक आप उनका कितना ही आर्थिक राजनैतिक शोषण करते रहिए, लोग ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोगों का शोषण 1000 साल से होता रहा है। अब ये मुगल गए, ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्या फ़र्क पड़ता है? शोषण, लोग शोषण के साथ में रहने को जैसे कि हैबिचुएटेड हो गए। किंतु एक चीज़ वे लोग सहन नहीं कर पाएंगे, वो कि उनके धर्म पे हाथ डालना। वो जो 1857 के फर्स्ट रेबेलियन की जो कहानी है कि एक तरह का बुलेट इन लोगों को, सैनिकों को दिया गया, आर्मी के जो इंडियन सैनिक थे, कहते हैं कि उसमें गाय का बीफ था और ये सुअर का पोर्क था, सुअर का मांस था, इसमें से ये बुलेट बना था और इस बुलेट को आपको मुंह में डाल करके उसका केप है उसको निकाल करके फेंक देना होता था। अभी उसका अर्थ है कि हिंदू अपने मुंह में गाय का मांस डालेगा और फिर ये मुसलमान है अपने मुंह में ये जो शुकर का मांस डालेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल करके आर्मी में सर्वप्रथम रेबेलियन स्टार्ट हुआ। तो ये, और फिर उसके बड़े कॉम्प्लेक्स रीजंस थे। जब ये 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपना समाप्त हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में से भारतीय राज, इंडियन राज को छीन लिया। उन्होंने कुछ कुछ नियम बनाए। सर्वप्रथम के ब्रिटिश ऑफिसर है वो लोकल स्त्रियों के साथ में विवाह नहीं करेंगे, इंडियन स्त्रियों के साथ में एक हमेशा एक सेपरेशन बना के रहना है। दूसरी बात है कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है, जितनी भी ये लोकल प्रथाएं हैं, उसमें किसी भी तरह का आपको छेड़खानी नहीं करना है। उनको अपनी प्रथाओं के साथ में, अंधश्रद्धा के साथ में रहने दीजिए, डूबने दीजिए अपनी अंधश्रद्धा में। हमको क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक हम भारत की वेल्थ, भारत की समृद्धि ब्रिटेन में खींच करके, चुरा करके ले जा रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि भारत अंधश्रद्धा में डूबा है। किंतु फिर भी क्या है कि कोई कोई लोग एनलाइटेंड थे, ये ब्रिटिश ऑफिसर, स्वामी जी का उनके साथ में परिचय भी हुआ था, क्योंकि भारत के बारे में बड़ी हमदर्दी थी, सिंपैथी थी। तो वे लोग सोचा करते थे कि चलो ये नियम बना करके, और खास करके ये जो भारत में जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये विद्यासागर है, ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, वगैरह वगैरह, उन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप इस तरह के नियम बनाइए कि सती प्रथा को कानून बना करके दूर कर दीजिए। ये विधवा विवाह है,
बाल्य विवाह है, वगैरह वगैरह को आप कानून बना करके दूर कर दीजिए। तो क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा ही रिलक्टेंटली, बड़ा ही सोच समझ करके यह सब कदम उठाती थी, क्योंकि ये रिफॉर्मर लोगों की, रिफॉर्म सोसाइटीज़ की बात सुन करके यदि कानून बना दिया और ये हिंदू और ये तो जनरल नागरिक नाराज हो गए और रेबिलियन, दूसरा रेबिलियन स्टार्ट किया 1857 जैसा, तो हमारा पूरा गवर्नमेंट जाएगा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा था, इस बार ब्रिटिश क्राउन को जाना पड़ेगा। तो बोलकर के गवर्नमेंट भारत को लूटने में तो बड़ी माहिर थी, किंतु भारत में किसी भी तरह का रिफॉर्म लाने में उनकी किसी भी तरह की इच्छा नहीं थी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए, यहाँ पे स्कूल कॉलेज एडवांस डिग्री का वे प्रचलन करे, यहाँ की सोशल सिस्टम को थोड़ा सा इजी करे, जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करे। यह सब करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना लेसन सीख लिया था 1857 में। तो यहाँ पे इसलिए स्वामी जी कहते हैं द गवर्नमेंट डेयर, सबसे पहले तो कह दिया कि एक समय था जबकि राजा राज्य करते थे, राजा के पास में एक डिवाइन मैंडेट था और वो जिस तरह से चाहे वो नियम कानून बना सकते थे, प्रजा को इसमें कुछ बोलने का हक नहीं था। तो राजा यदि अच्छा होगा तो जोर जबरदस्ती करके अच्छे नियम प्रजा के ऊपर में डालेगा, तो प्रजा को इच्छा नहीं होने से भी नागरिकों को उस नियम का पालन करना पड़ेगा, विच इज अल्टीमेटली गुड फॉर द नेशन, गुड फॉर द स्टेट। किंतु आज की जो गवर्नमेंट है लोगों को लूटने में तो माहिर है, किंतु किसी भी तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने से वो डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग विरोध करेंगे। तो जब तक लोगों में कंसेंसस खड़ा नहीं होता है, लोगों में एक यूनिटी नहीं खड़ी होती है किसी एक इश्यू के बारे में, तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसलिए स्वामी जी ने कहा है द गवर्नमेंट डेयर नॉट, आज की जो गवर्नमेंट है किसी भी तरह का अच्छा कार्य नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू फैशन इट्स वे अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट वही कर सकती है जिसके बारे में पब्लिक ओपिनियन हो। यदि पब्लिक ओपिनियन कहता है कि ये सती प्रथा हम चालू ही रखेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो फिर गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, इट टेक्स टाइम, क्वाइट ए लॉन्ग टाइम टू मेक अ हेल्दी स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। यदि एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन आपको खड़ा करना है तो उसके लिए आपको एक लंबा समय लगता है। विच विल सोल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स, इस तरह का पब्लिक ओपिनियन जो कि भारत के समस्याओं का समाधान करे। जैसे देखिए, किसी भी तरह का पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना है, किसी भी तरह का कॉन्सेंसस खड़ा करना है, बहुत सारे लोगों को ना अपने हित का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए, मैं एक आश्रम की बात बताता हूँ। हमारा आश्रम रास्ते के किनारे पर ही था। अभी बात ऐसी हुई कि गवर्नमेंट ने ठीक किया, वो लोकल म्यूनिसिपालिटी ने, कि यहाँ पे रास्ता चौड़ा करना है, तो आश्रम में आकर के कहा कि आपको इतना ज़मीन हमको दे देना पड़ेगा, यहाँ पे रास्ता चौड़ा हो रहा है। तो अभी हुआ ऐसा कि हमने तो सोचा कि चलो आश्रम की ज़मीन जाती है तो लोगों का भला होता है, बोल करके हमने आश्रम की ज़मीन दे दी इतनी रास्ता चौड़ा करने के लिए। किंतु जो बाकी सब दुकान वाले थे वे लोग तो फटाक करके ज़मीन देने नहीं वाले थे। फिर वो कोर्ट में केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कितना ही सब कुछ हुआ, फिर कहीं जाके सेटलमेंट हुआ और फिर आखिर में रास्ता चौड़ा हुआ। अभी मान लीजिए कि देखिए कि रास्ता चौड़ा होना पूरे सिटी के लिए, पूरे शहर के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो जाता था। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ट्रैफिक जहाँ पे रुका रहता है वहाँ पे ये व्हीकल का धुआं बढ़ेगा, धुआं बढ़ने से एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन की वजह से वही दुकान में जो लोग बैठे होंगे उन्हीं का सेहत बिगड़ेगा। तो वे लोग तो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, धुआं होता है, मेरा सेहत बिगड़ता है, फिर सब समय नॉइज पोल्यूशन, माने बहुत कुछ प्रॉब्लम है आपका ट्रैफिक कंजेशन के। ये कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है वगैरह वगैरह। वो सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, अच्छे इन्वेस्टर होते हैं दूसरी जगह पे जहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे चले जाएंगे। किंतु ये जो लॉन्ग टर्म गोल है कि रास्ता चौड़ा हो, इसके लिए मुझे आधी दुकान दे देनी पड़ेगी, इतना सेक्रीफाइस कौन करेगा? तो बात ऐसी है कि देखिए, राजाशाही यदि होती और राजा हुक्म कर देता कि आधी दुकान दे दो, तो आपके पास में बोलने को कुछ नहीं है। आधी दुकान दे दी, भले ही चाहे आप राजा को लाख गाली दे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वे लोग राजा को कहेंगे कि हाँ ये रास्ता चौड़ा करके अच्छा किया। किंतु यदि लोकशाही है, पब्लिक ओपिनियन है, तो मैं यदि कहूँ मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं आधी दुकान दे दूं, तो मुझे अपना खुद का भविष्य समझ करके प्रेजेंट में सेक्रीफाइस करना, ये कितना
इंपॉर्टेंट बात है। यदि डेमोक्रेसी ठीक ठीक चलानी है तो प्रेजेंट में सेक्रीफाइस करना होगा फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। ये अकल आए, ये मेच्योरिटी आए, ये बुद्धि आए, उसके लिए लंबा समय लगता है। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना है तो उसके लिए लंबा समय लगता है। एंड इन द इंटरिम वी शैल हैव टू वेट। और जब तक ये पब्लिक ओपिनियन खड़ा नहीं होता तब तक हमको राह देखनी होगी। ये मैंने कहा कि वो रास्ता चौड़ा होना है। प्रपोजल 5 साल पड़ी रही, 5 साल से हमने तो अपनी जगह दे दी आश्रम ने, चलो, किंतु 5 साल लगा दूसरा, और 5 न कि कितना, हमें एग्जैक्ट भूल गया कितने साल, किंतु इतना टाइम लगा कि बाकी सबको मनाने में और रास्ता को एक्चुअल चौड़ा करने में। तो कहते हैं स्वामी जी कि मीन वाइल जब तक पब्लिक ओपिनियन खड़ा नहीं होता है हम लोगों को राह देखनी होगी। द होल प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिफॉर्म देयरफॉर रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू दिस। और इसीलिए ये जो पूरा प्रॉब्लम है सोशल रिफॉर्म का, उसका एंड यहाँ पे आकर के अटकता है। वेयर आर दोज हु वांट रिफॉर्म? कौन है जो लोगों को, वे लोग कहाँ हैं जिनको ये रिफॉर्म चाहिए? किनको रिफॉर्म चाहिए? भारत में यदि रास्ता चौड़ा होना है तो उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? किसको ये एक्चुअल उसका एंड यूजर है? तो वही लोग जो कि उस रास्ते पे रह रहे हैं, उस रास्ते पे जिनकी दुकान है, उस रास्ते पे जिनका घर है। रास्ता चौड़ा होगा, ट्रैफिक इजीली आएगा जाएगा, कम पोल्यूशन होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। यानी कि यदि मैं इस देश का सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ, तो यदि इस देश में इम्प्रूवमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, लॉ यूनिटी एंड गवर्नेंस बेटर होता है, कॉमन कोड्स जब होते हैं, तो बेनिफिट तो नागरिकों को ही है। किंतु क्या है कि दृष्टि इतनी टूंकी होती है, हम समझ नहीं पाते कि आज का सेक्रीफाइस भविष्य में डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड देने वाले हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिनको रिफॉर्म चाहिए वे लोग कहाँ पे हैं? यानी कि नागरिक को तो समझ में आना चाहिए कि देश में यह सब रिफॉर्म लाने से देश का भला होगा, देश का हित होगा। तो सबसे पहले तो नागरिकों को खड़ा करो। रिजर्व, वेयर आर दोज हु वांट रिफॉर्म? वे लोग कहाँ हैं जिनको रिफॉर्म चाहिए? मेक देम फर्स्ट। वेयर आर द पीपल? पहले तो नागरिकों को तैयार करना होगा कि आप चाहिए, यू वांट रिफॉर्म्स, आपके हृदय में से आना चाहिए कि नहीं, भारत का ये इवेंचुअल डेवलपमेंट हो, भारत का ये नात जात वगैरह का जो प्रथा है जिसको मैं आज इतना मैंने अकड़ करके पकड़ के रहा हूँ, मुझको खुद को, मेरे खुद के मन में होना चाहिए कि नहीं, ये सब प्रथाएं जाए, यह सब अंधश्रद्धाएं जाए, यह सब पुराने कॉमर्स, पुराना ये जो सब काम का कार्य वगैरह है, पुरानी इंडस्ट्रीज है, वो सब जाए, मॉडर्नाइजेशन हो मेरे देश में। ये मुझे तो चाहना होगा, तभी तो कहीं जाकर के मैं गवर्नमेंट को जाके बोलूँगा कि हाँ आप लोग इस तरह का रिफॉर्म कीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं मेक देम फर्स्ट, सबसे पहले तो नागरिकों को तैयार कीजिए। वेयर आर द पीपल? लोग कहाँ पे है? द टायरनी ऑफ ए माइनॉरिटी इज द वर्स्ट टायरनी दैट द वर्ल्ड एवर सीज। ये माइनॉरिटी जो होती है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग रिफॉर्म चाहते हैं, किंतु फिर कुछ एक दल ऐसा होता है, वे लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग आपको रिफॉर्म नहीं लाने देंगे। अभी प्रॉब्लम यही है कि राजा यदि होता तो वो कह देता कि यदि आपको एक, मान लीजिए एक शहर में 1 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से 70,000 कहते हैं कि हाँ हमको ये रास्ता चौड़ा करना है, जो कि सब माने पूरे शहर के जो जितने भी है निवासी, मान लीजिए कि उस रास्ते पे 10,000 लोगों, 1,000 लोगों की दुकान वगैरह है, तो 1 लाख में से 99,000 चाहते हैं कि ये रास्ता चौड़ा हो। किंतु उस रास्ते पे जो 1,000 लोग रह रहे हैं, वे लोग कहेंगे कि हम इस रास्ते को चौड़ा नहीं होने देंगे क्योंकि मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अभी ये तो टायरेनी ऑफ माइनॉरिटी हो गई। तो ये 1,000 लोग 99,000 से संख्या में बड़े कम है, किंतु बिकॉज की पब्लिक ओपिनियन पे गवर्नमेंट को कार्य करना है, वो 1,000 लोगों की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगी और ये 1,000 लोग बाकी के 99,000 लोगों का जो डेवलपमेंट होना था उसको अटका करके बैठे हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि टायरनी ऑफ ए माइनॉरिटी इज द वर्स्ट टायरनी दैट द वर्ल्ड एवर सीज। ये कुछ लोग जो चुनिंदा लोग होते हैं वो रिफॉर्म को रोक करके बैठ जाते हैं। इट्स अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ अराजकता, वर्स्ट फॉर्म ऑफ अत्याचार जिस जगत ने देखा है। अ फ्यू मैन हु थिंक दैट सर्टेन थिंग्स आर इविल विल नॉट मेक अ नेशन मूव। यदि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, यह चीज अनिष्ट है, तो यह लोग यदि इस चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो इसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ेगा।
वाई डज नॉट द नेशन मूव, देश का प्रगति क्यों नहीं होता है? फर्स्ट एजुकेट द नेशन, सबसे पहले देश को एजुकेट करो, देश को शिक्षित करो। क्रिएट योर लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन सबको तैयार करो। एंड देन द लॉ विल बी फोर्थ कमिंग, बाद में ही तो ये सब नियम कानून बनना शुरू होगा। फर्स्ट क्रिएट द पावर, द सैंक्शन फ्रॉम विच द लॉ विल स्प्रिंग, पहले तो उस पावर को क्रिएट करो जिसके जो कि ये नियम कानून को सैंक्शन करेंगे, इस पावर ही इस नियम कानून को आज वो बनाएंगे। देखिए कि आज मॉडर्न, अभी ये जैसे कि ये जीएसटी है फॉर एग्जांपल, ये भारत का जो ये टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना ये था कि सभी लोगों को इसमें मुश्किल होती थी। वो इतने मैंने, आपको पता ही है, वो ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। किंतु फिर ये कंसेंसस हुआ कि चलो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट को, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, फिर ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नियम को लागू करेगी। ये जब नियम लागू हुआ था कितने लोगों ने विरोध किया था, किंतु टुडे इज एन एक्सेप्टेड मैटर कि हाँ ये मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम है, इट इज़ इन जनरल बेटर फॉर इंडिया। वो हमको एक पेन, एक स्ट्रगल के पीरियड में से निकलना पड़ा कि पुरानी सिस्टम को हटा करके एक नई कंप्यूटर सिस्टम एस्टैब्लिश करना, नए रूल्स रेगुलेशन सीखना वगैरह वगैरह। एक 2-3 साल का एक स्ट्रगल का पीरियड गया, पीरियड ऑफ पेन गया, किंतु नाउ एवरीवन हैज़ एक्सेप्टेड। तो इतना जो रेडिकल कोई नए नियम लागू करना है विच इज़ इवेंचुअली बेटर फॉर द नेशन, एट देन आपको कुछ पेन, पीरियड ऑफ पेन से गुजरना पड़ेगा, पीरियड ऑफ सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। सो फॉर द फ्यूचर बेनिफिट प्रेजेंट में हम सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हैं, वो कब होगा? जबकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कब होगी? जबकि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होगा या तो फिर स्ट्रॉन्ग कंसेंसस होगा। तो यह स्ट्रॉन्ग कंसेंसस, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन सबसे पहले खड़ा करे। और ये स्ट्रॉन्ग कंसेंसस या स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन कब खड़ा होगा? जबकि नागरिक एजुकेटेड होंगे। और एजुकेशन यानी कि सिर्फ ये सेक्युलर एजुकेशन नहीं, किंतु एजुकेशन वेयर साइंस इज टॉट एज वेल एज योगा एंड वेदांता। तो योग, वेदांत एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कंबाइन होगा, तो इस तरह का एजुकेशन होगा जिस एजुकेशन के माध्यम से स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स तैयार होंगे। स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स विल इलेक्टेड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस विच आर गुड फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन। फर्स्ट क्रिएट द पावर, द सैंक्शन फ्रॉम विच द लॉ विल स्प्रिंग। ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है स्वामी जी का। आज की ये जो मॉडर्न गवर्निंग है, गवर्नेंस, मॉडर्न थियरी जितनी भी, उन सब के पीछे का ये फाउंडेशन है कि पहले तो स्ट्रॉन्ग पावर को खड़ा करो, फिर यही स्ट्रॉन्ग पावर इस तरह का एक सैंक्शन खड़ा करेगा जिसमें से सब लॉ उसमें से आएंगे। द किंग्स आर गॉन, राजा तो चले गए, वेयर इज द न्यू सैंक्शन, द न्यू पावर ऑफ द पीपल। राजा तो चले गए, किंतु ये नया सैंक्शन कहाँ पे है? लोगों का नया पावर कहाँ पे है? ब्रिंग इट अप, सबसे पहले उसको लाओ। Therefore, even for social reform, the first duty is to educate the people। इसीलिए यदि सोशल रिफॉर्म लाना है, देश को यदि स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस तरह के रूल्स लाने हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना है। चाइना को देखिए, पिछले 45 सालों में उन्होंने जो मिरेकल करके दिखाया है, हाउ वॉज दैट पॉसिबल कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग थी। अभी हम कोई चाइना को एंडोर्स नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी पावरफुल सिस्टम इन इट्स सेल्फ, किंतु यदि डेमोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है कि यदि लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए कि ये IIT-G भारत की जो अल्टीमेट एग्जामिनेशन सिस्टम है, और ये चाइना की गाओ एग्जामिनेशन सिस्टम, ये दोनों नेशनल लेवल पे ली जाती है। और इसी के आखिर में ये चाइना की जो गाओ है, उसमें जो जिस तरह का आपका जो रैंकिंग आएगा, उसके अनुसार देश भर में आपको यूनिवर्सिटी एलोकेट करेंगे। यदि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका मान लीजिए कि हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सभी स्टूडेंट है जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, कंपलसरी ये गाओ एग्जाम देनी है। फिर उसका नेशनल लिस्टिंग आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसमें जो टॉप होंगे उनको ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होगी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी न वगैरह, उनको ये टॉप यूनिवर्सिटी दी जाएगी। फिर ये जैसे जैसे रैंकिंग में कम आते जाएंगे, उस तरह से ये प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एलोकेट किया जाएगा। यानी कि पूरे देश के लिए एक एग्ज़ाम
ये और वन नेशन वन एग्ज़ाम और फिर उसी के एग्ज़ाम के आधार पे आपको ये एलोकेशन होगा। अपने यहाँ पे देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन है। लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन कि एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, बट सी दैट के यदि ये लोगों का कंसेंसस होता है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इस तरह के नियमों का लागू करेगी कि विच इज बेनिफिशियल फॉर द देश, फॉर द कंट्री, फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो दैट इज वाई स्वामी जी सेज दैट इवन फॉर सोशल रिफॉर्म द फर्स्ट ड्यूटी इज टू एजुकेट द पीपल। यदि सोशल रिफॉर्म भी लाने हैं, देश को यदि स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना होगा एंड यू विल हैव टू वेट टिल दैट टाइम कम्स। किंतु जब तक वो समय नहीं आता तब तक हमको वेट करना होगा। अच्छा, अभी आखिरी पैराग्राफ है इस पॉइंट का, जिसको हम कल देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इसके बारे में पहले तो दो स्टेटमेंट है। जैसे ठाकुर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हिज 10,000 ईयर्स ऑफ तपस्या पर्सोनिफाइड, श्री रामकृष्ण इज 10,000 ईयर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यानी कि श्री रामकृष्ण 10,000 साल की भारतीय आध्यात्मिक जर्नी है, उसका पर्सोनिफिकेशन है। सो दैट पर्सोनिफिकेशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन श्री रामकृष्ण। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि निवेदिता ने कहा है कि ये जो कन्याकुमारी इंसिडेंट के बारे में कि दिस इज द फर्स्ट टाइम अ ऋषि ऑफ द स्टेचर ऑफ स्वामी विवेकानंद हु मेडिटेटेड अपॉन इंडिया एज ए होल। पहले पुराने युग में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे ईश्वर चिंतन करते थे, आत्म चिंतन करते थे, किंतु पहली बार वो जो पुराने ऋषियों का जो स्टेचर है, छोटे मोटे लोग हमारे जैसे कोई बात नहीं है, किंतु स्वामी विवेकानंद के जो ऋषि मुनि के लेवल के जो एक है महापुरुष, पूरे भारत पे ध्यान किया। दिस इज फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। तो ये दो स्टेटमेंट हमको हमारे गाइड है कि कन्याकुमारी में एक्चुअली क्या हुआ। स्वामी जी ने खुद ने इतना कुछ नहीं कहा है। स्वामी जी का जो खुद का स्टेटमेंट यहाँ तक ही जाता है कि व्हाइल सीटेड ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन ए प्लान। वो जो भारत का जो आखिरी जो रॉक था उसके ऊपर में बैठ के मुझे एक प्लान मेरे माइंड में आया कि हम ये जो सन्यासी है जो गांव-गांव शहर-शहर घूमते हैं, वो थियोलॉजी वगैरह सिखाते हैं, उसकी वजह हम ये जो ग्लोब है, ये मैप है वगैरह लेके जाए, लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन दे। सो दिस इज द प्लान। मैंने स्वामी जी अपने से तो इतना ही कहते हैं, बट जैसे कि ये पहले तो ठाकुर का जो प्रेसिडेंस है और फिर ये जो निवेदिता का जो स्टेटमेंट है, दिस टू अवर गाइड, कि जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कि स्वामी विवेकानंद हैज सीन द एंटायर इंडिया। ये जैसे कि भगवान राम और स्वामी विवेकानंद में यह एक सिमिलरिटी है कि ये जो नॉर्थ साउथ जो एक यूनिटी उन्होंने करी, प्रकट की, तो दैट इज के भगवान राम ये जो वैदिक संस्कृति, ये जो गंगा के किनारे की वैदिक संस्कृति को लेकर के जो साउथ में आए, और साउथ में भी, और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ की संस्कृति साउथ में आई है, साउथ का ये जो रामेश्वरम वगैरह का जो कल्चर वगैरह है वो लेकर के भगवान राम अयोध्या गए हैं वापस। तो ये जो साउथ नॉर्थ ये इंटरमिंगलिंग कॉन्फ्लुएंस जो है, संगम जो है, वो जो भगवान राम के जीवन में जो हुआ, द सेम थिंग के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो कन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद के वो कन्याकुमारी रॉक में मेडिटेशन के समय, ये पूरा ये संगम, ये महाकुंभ ये वो स्वामी जी के माइंड में वो पूरा हुआ। एंड फ्रॉम दैट टाइम कि हमको दो चीज हुई। सबसे पहले तो उनको ये प्लान मिला कि किस तरह से भारत का उत्थान करना है। सेकंड कि वो ठाकुर ने आकर के उनको कहा, वो पश्चिम की ओर दिशा निर्देश करके कि तुमको वहां पे जाना होगा। सो दिस आर द फैक्ट विच वी ऑलरेडी नो। नाउ व्हाट इज द मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ठाकुर ने ये 10,000 साल की आध्यात्मिकता, मीन्स ठाकुर वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ इंडियन कल्चरल प्रोग्रेस। इस अर्थ में कि हमारा ये जो पूरा कल्चरल आउटपुट है, ये आर्यभट्ट है, ये भास्कर है, उन लोगों का जो एस्ट्रोनॉमिकल जो उनका ये जो था कंट्रीब्यूशन था, ये अपना ये जो आयुर्वेद जिस तरह से है, धनुर्वेद जिस तरह से है, ये अपनी ये जो इंडियन साइंस और जो लर्निंग सिस्टम थी, वो जो पूरा एक कल्चरल कंट्रीब्यूशन था, दैट कंट्रीब्यूशन हैज कम पर्सोनिफाइड इन स्वामी विवेकानंद। तो
ठाकुर को देखिए कि उन्होंने एक आध्यात्मिक धरोहर दी, और स्वामी विवेकानंद प्रोजेक्ट्स दैट स्पिरिचुअलिटी ऑन दिस कल्चरल फील्ड, नेशनल फील्ड। इंटरेस्टिंगली माँ शारदा जयराम बाटी जब आखिरी बार छोड़ मैंने विदाई ली, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया था कि गांव वालों को समझ में आ गया कि अभी माँ इस बार वापस नहीं आने वाली है, तो जयराम बाटी से जो आखिरी विदाई ले रही है, सब गांव वाले आकर के इकट्ठा हो गए, रोना शुरू कर दिए, कहा कि माँ तुमको अवश्य वापस आना है। वो माँ भी प्रॉमिस करते कि मैं आऊँगी, बट शी डज नॉट कम। तो जो आखिरी विदाई लेती है ना, तो वो वहाँ गांव की मिट्टी वो झुक करके अपने हाथों में लेके अपने सर पे लेती है, कहती है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत है। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हम लोग ये बात सिर्फ ठाकुर और स्वामी जी के ने एसोसिएट करते हैं? इवन इन द लाइफ ऑफ मदर विच इज कंसिडर्ड टू बी सो डोमेस्टिक, सो अदरवर्ल्डली, मतलब बाकी ये सब कंसिडरेशन है, वन मदर से समथिंग लाइक दिस। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि देखिए ये प्रॉब्लम है ना अपने ये जो मैंने सेक्युलर और स्पिरिचुअल के बीच की ये जो एक रेखा दौर देना, लक्ष्मण रेखा, दिस इज द प्रॉब्लम स्टार्टेड विथ बुद्धिज्म। वरना जैसे आपने ही कहा था, श्रीश महाराज ने जो ईशोपनिषद में क्या कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विदनम कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविते विषेत शतम समा। यानी कि ये जो ईश्वर से, डिविनिटी से पूरा जगत घिरा हुआ है, इसका त्याग करके इसका उपभोग करो, माने कार्य करो, कर्मयोग करो और 100 साल जीने की अपेक्षा करो। जिजी विषेत शतम समाह। तो ये कुर्वन्य वेह कर्माणी, यानी कि क्या है कि ये अपना जो उपनिषद हो, गीता हो, अपना वैदिक युग जब तक था तब तक ये बात क्लियर थी कि डिविनिटी इज नॉट ओनली इनसाइड, इट इज ऑल्सो आउटसाइड। इसीलिए एक बार स्ट्रॉन्ग सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास किया गया था कि यह कास्ट है, वो कास्ट है जो अपना कार्य करेगा, विच इज एक्चुअली गिल्ड। कास्ट को यदि आज मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे गिल्ड कहेंगे, या तो स्कूल कहेंगे कि ये ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण के लिए जो सीखना है वो सीखेगा, वो क्षत्रिय का लड़का इस गुरुकुल में जाके क्षत्रिय को जो सीखना है वो सीखेगा, वॉरफेयर, स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह, गवर्नेंस वगैरह वगैरह। सो दैट वाज नथिंग बट स्कूल्स और गिल्ड्स, जो कि बाद में सॉलिडिफाई हो गए, ये जो इसकी मतलब जन्म इसके तरह। किंतु देखिए कि दिस प्रॉब्लम डेवलप विथ बुद्धिज्म, जो कि स्वामी जी अभी उल्लेख करेंगे, इसके बाद के ही पॉइंट में आएगा कि भारत का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये मत सोचिए कि विदेशी आक्रमण से स्टार्ट हुआ। ये बुद्धिज्म का जो ओरिजिनल सीन था कि ये हम सबको यदि निर्वाण चाहिए तो हमको साधु बनना पड़ेगा, ये जगत को छोड़ना पड़ेगा। ये त्याग का जो एक नेगेटिव मीनिंग है, त्याग करना है हृदय से, भले ही चाहे आप गृहस्थ हो न कि सन्यासी हो कि आप कुछ भी हो, एक वासनाओं का, तृष्णा का त्याग करना है, नहीं कि आपको जगत का त्याग करना है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप मन में वासनाएं हैं, भिक्षु बन के चले गए तो देयर इज नो मीनिंग, और यदि मन में वासना नहीं, आप गृहस्थ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्याघ्र की जो कहानी है, वो साधु वो सती पत्नी के पास में जाता है, वो सती कहती है टा ककी बकी भोशो करा नहीं यानी कि ये जो वो कबूतर है, चिड़िया, उसको आपने भस्म कर दिया, वो मेरे को श्राप देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये साधु ने सती के पास में सीखा, फिर सती ने इसको व्याघ्र के पास में भेजा जो कि कसाई था, आज की भाषा में कहे तो कसाई के पास में से ये साधु ने सीखा। दिस इज अवर हिंदुइज्म। जो माने प्रॉब्लम कम्स दिस विद द बुद्धिज्म, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो जो आपने उदाहरण कहा ना, वो तो नरेन को ही लक्ष्य करके ठाकुर ने कहा कि नरेन आकर के एक दिन गीता की प्रशंसा कर रहा है, श्रीमद् भगवत गीता की, तो ठाकुर कहते हैं मुझे लगता है किसी यूरोपियन पंडित ने गीता की प्रशंसा की है इसीलिए नरेन लगा इसकी प्रशंसा करने में और यही स्वामी जी है जो कि आखिर में हमको आत्मश्रद्धा देते हैं। सो इवोल्यूशन होता है। और दूसरा जो आपने ये झूठ मूठ की दीनता की बात की, ठाकुर दूसरा उदाहरण देते हैं, वो कि वो एक गुरु ने कहा चेले को कि मेरे लिए हुक्का सजा करके ले आओ, हुक्के में तम्बाकू सजा करके ले आओ। तो चेला क्या कहता है, मैं इतना दीन हूं कि आपका हुक्का सजाने के लिए लायक नहीं हूं। क्यों ऐसा कहता है? उसके भीतर में तमस पड़ा है, उसको हुक्का मैंने मेहनत नहीं करनी है, तो इस तरह से दीनता का बहाना बताता है।
तो देखिए कि अभी जैसे कि पौहारी बाबा के बारे में जो हमारा डिस्कशन हुआ था कुछ दिन पहले, जो रेशनल जो यार्ड स्टिक होती है उसको हम कैसे मेजर करें। स्वामी जी पौहारी बाबा के पास जाते हैं, पौहारी बाबा बार बार कहते हैं मैं तो दीन हूँ, मैं तो आपको दासों का दास हूँ, मुझे क्या पता, इस दास को क्या पता। अभी स्वामी जी ने तो सही दीनता देखी थी ठाकुर में। ठाकुर को प्रश्न करने से या ऐसा कहते हैं कि मैं दीन हूं मुझे क्या पता। ठाकुर की जिह्वा पे तो सरस्वती का निवास था। ठाकुर कहते हैं जब वो आध्यात्मिक भाव में होते हैं तो बालकवत हो जाते हैं, और जब उपदेश देते हैं तो आचार्यवत हो जाते हैं। ये जो फेजेस होते हैं लाइफ के, जब उपदेश देना है तो पीछे नहीं हटना है। ये जो और इसीलिए स्वामी जी धीरे धीरे करके पौहारी बाबा से दूर हो गए। मैंने ठाकुर ने आके दर्शन दिया, दैट वाज वन थिंग, किंतु स्वामी जी के उस समय के लेटर देखेंगे, ऑलरेडी स्वामी जी के लेटर्स में प्रकट हो रहा है ये पौहारी बाबा के साथ में इम्पेशंस कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं। दूसरा है कि देखिए कि ये जो ठाकुर के रहते रहते ये मास्टर महाशय है, गिरीश घोष है वगैरह दोते अब जैसे कि कौन आकर के, मैं अब एग्जैक्ट नाम भूल गया, ठाकुर के पास में आकर के कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तो ठाकुर ने मास्टर महाशय को ना कि किसी को कहा, अब वो भी मैं एग्जैक्ट भूल गया कि किसको कहा, कि उसको कहा कि तुम उसका उत्तर दो। अभी जिसको कहा वो अभी आध्यात्मिक भाव में इतना भरपूर है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ठाकुर ने कहा कि क्यों हक कथा नहीं कहोगे क्या, माने जो राइट है बोलने का, आर्ग्यूमेंट करने का, वो तुम क्यों नहीं करोगे। माने ठाकुर के कुछ शिष्यों में ऐसा भाव हो गया था कि अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मास्टर महाशय का खुद का देखिए कि ठाकुर के साथ पहले दूसरे तीसरे दर्शन में जो आर्ग्यूमेंट की, फिर कहते हैं कि तर्क का द्वार यहीं पे बंद हो गया। किंतु यही ठाकुर ये मास्टर महाशय और नरेन को कहते हैं अभी तुम लोग इंग्लिश में तर्क करो, मैं सुनना चाहता हूँ। वो दोनों नहीं बोलते हैं उस समय, दोनों चुप करके रहते हैं। किंतु इसी तरह की घटना बाद में भी हुई थी। ठाकुर ने एक डिवोटी को कहा कि उसके सामने तुम ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसका उत्तर दो। जब वो डिवोटी नहीं बोल रहा है, ठाकुर नाराज होकर बोलते हैं कि जो हक कथा है वो कहनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए जो आपको शौर्य वीर्य प्रकट करना है वो करना है। वो वहां पे वो दीनता हिंता नहीं चलेगी। सो ठाकुर हिमसेल्फ वाज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि कहां पे आपको ईश्वर के साथ में संबंध है, दीनता दिखानी है। जगत के साथ में धर्म की रक्षा का बात आ जाता है तो क्षात्र वीर्य दिखाना है, उस समय पीछे नहीं हटना है। ने नचिकेता की कहानी कि नचिकेता के पास में आत्मश्रद्धा थी, किसका साहस है यम के पास में जाके प्रश्न करने का। नचिकेता में वो साहस था। देखिए कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, वो वैदिक नियम सब पालन करने हैं, किंतु फिर भी इतना साहस था कि यम के पास जाके वो प्रश्न कर पाए। स्वामी जी कहते हैं कठोपनिषद इज माई बेस्ट, मैंने मोस्ट मैंने वो ये इस तरह का उपनिषद है जिसको मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ, मोस्ट फेवरेट उपनिषद ऑफ माइंड। सो दैट इज व्हाट इज स्टोरी ऑफ नचिकेता। हाँ, मैंने आप ट्रेडिशनल उपनिषद सीखेंगे तो आपको संस्कृत ग्रामर में पहले तो घुसा देंगे, कहेंगे इसका ये रूट है, इसका ये वर्ब है, इसका ये फॉर्म है, उसी को लेकर के आपको चालू कर देंगे, फिर फिलोसॉफी में डाल देंगे। किंतु ये नचिकेता, माने नचिकेता अर्जुन का काम करता है। अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण उत्तर देते हैं। तो अर्जुन का कार्य क्या है, व्हाट इज अर्जुन रोल? टू पोक श्री कृष्ण। वो जो शशधर पंडित आया था, ठाकुर बोलते एक एकटा खोचा दाओ, मैंने पोक हिम, अर्थात कि एक प्रश्न करो तो वो कुछ उत्तर देगा, तो उत्तर देगा तो शास्त्रार्थ चलेगा, मजा आएगा सबको। सो जस्ट टू भगवान कृष्ण को प्रश्न करेंगे तो कृष्ण सबको, मैंने सबको बेनिफिट हो उस तरह का उत्तर देंगे। उसका वही रोल है, एज इफ, मैंने ऐसा लगता है। तो यहाँ पे भी नचिकेता क्या है, तो यम को प्रश्न करता है, वो उसका रोल है। बाद में जो यम कहता है दैट इज अ मेन थिंग, जैसे आपने कहा। तो स्वामी जी कंप्लीटली टर्न्स इट अपॉन इट्स हेड। हम लोग, मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था ना बेलूर मठ में, तो संस्कृत सिखाते थे। तो संस्कृत के वो जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, तो भगवान शिव ने एक बार ऐसा कि डमरू बजाया, उसमें से वो कुछ रूट वर्ड्स आए, उसमें से ये पूरा संस्कृत आज का ग्रामर चालू हुआ। तो अभी संस्कृत ग्रामर का क्लास बड़ा हेवी। तो एक ब्रह्मचारी कह रहा है कि मास्टर महाशय जो थे वो इस तरह से एक टीचर थे, तो कहता है मास्टर महाशय वो शिव ने 3-4 बार और डमरू बजा दिया होता तो हमारा तो हो जाता सब खत्म। एक बार डमरू बजाया उसी में हमारा ये हालत है। आपने जो गला खोखरने की बात की उससे याद है। वाह। यहाँ पे दोनों अर्जुन है किंतु कृष्ण कोई नहीं है, ये याद रखना है। ये कृष्ण सखा है, कृष्ण नहीं है। ना कहां कहां पे तो लानी पड़ती है ना।
वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कृष्ण सखा हूँ, कृष्ण नहीं। मैं एक्चुअली वो पता है ना कि वो जिस एरिया से जाते हैं ना, उस एरिया से के जो कोई रिलेटेड नाम देते हैं, जैसे रंगनाथानंद जी साउथ इंडिया से गए तो रंगनाथ जो टेम्पल है। तो मैं राजकोट से गया था, तो राजकोट के पास में ही जो वो सुदामा है, तो सुदामा के हिसाब से वो कृष्ण सखा नाम दिया है। तो वो भी याद रखना है, कृष्ण सखा अर्जुन नहीं, दीनता की प्रतिमूर्ति सुदामा के नाम से है। जैसे देखिए कि मेरा जो एक पर्सनल थियरी है कि ठाकुर रिप्रेजेंट्स ऑल द भाव। स्वामी जी का जो क्षात्रवीर्य है, राजा महाराज का जो ब्रह्म तेज है, राजा महाराज, और ये अपना हरि महाराज का, स्वामी जी ने कहा ना, मैं जब हरि महाराज को लेके गए थे स्वामी जी अमेरिका, तो उन्होंने कहा तुमने आगे क्षत्रिय को देखा है मेरे में, अभी इनमें अब एक ब्राह्मण को देखेंगे। तो ठाकुर में सभी भाव थे। डिसाइपल्स ने कुछ कुछ भाव लेके उसको रिप्रेजेंटेटिव किया है। तो ये जो नाग महाशय की दीनता थी वो भी ठाकुर में थी, स्वामी जी का ये जो लार्ज हार्टेडनेस था वो भी ठाकुर में था। तो ठाकुर माने ही इज अ समग्र, माने सभी शिष्य को यदि समझना है तो पहले तो ठाकुर को समझना है ना। देखिए इसी माई प्लान ऑफ कैंपेन में ही उसका सॉल्यूशन है। ये जो स्वामी जी ने कहा एजुकेट, एजुकेट पीपल, तो ये किस तरह का एजुकेशन, वो गुरुकुल वाला एजुकेशन। तो आज के युग में गुरुकुल का मॉडल कौन सा है, तो ये वही दक्षिणेश्वर है। दक्षिणेश्वर में ठाकुर ने परफेक्ट गुरुकुल स्टार्ट किया था, ही वॉज द परफेक्ट गुरु। ये जो चंद लड़कों का जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया, वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट मॉडल एवरीवेयर। ये जो गदाधर अभ्युदय प्रकल्प बोल करके हमने स्वामी जी का 150th एनिवर्सरी में स्टार्ट किया था, अभी वो तो था एक न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करने का, किंतु मेरा एक विजन है कि ये गदाधर अभ्युदय प्रकल्प या तो फिर ये गदाधर पाठशाला, वो इस तरह, या तो फिर दक्षिणेश्वर पाठशाला, इस तरह से गांव गांव शहर शहर में चालू करनी चाहिए कि वो जो ठाकुर ने एक एटमोसफियर खड़ा किया था आध्यात्मिकता का, तपस्या का, सभी को पकड़ पकड़ करके साइकोलॉजी समझ करके उसको इंडिविजुअल कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन दे करके उसको एक प्रगति के पंथ पे आगे ले जाने का, वो दक्षिणेश्वर पाठशाला या गदाधर पाठशाला शुड बी स्टार्टेड एवरीवेयर इन इंडिया। वो ठाकुर का सबसे बड़ा कर्म था। टू चेंज द लाइव्स।